आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय महेश मीना में। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये वीडियो लाए हैं और यह वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो वो है मोहर। तो मोहर जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है और ये सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी। तो याद रखना है, सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी मोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो वह स्थान आपके कालीबंगा। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा लकड़ी की नालियों का प्रयोग, तो लकड़ी की नालियों का प्रयोग भी किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में गगन नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। चौंदड़ो किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौंदड़ो पाकिस्तान में है और यह किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वह वस्तु है मनके। तो मनके बनाने का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थान चौंदड़ो था। एक मूर्ति जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुरोहित राजा की मूर्ति ये जो प्राप्त हुई थी वो है आपके मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान है जो आपके पाकिस्तान से खोजा गया था, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जहां मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था? तो वह चौंदड़ो है। ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। हड़प्पाई लिपि में लिखा गया सूचना पट कहाँ से मिला था? तो हड़प्पाई लिपि में लिखा हुआ सूचना पट कहाँ से मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना पट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सूचना पट हमें धोलावीरा से मिला था। तो सूचना पट कहाँ से मिला है? धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में धोलावीरा है जहाँ से सूचना पट मिला था। और इस सूचना पट पर कितने चिन्ह अंकित है? 26। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 चिन्ह इस पर अंकित है। विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला, इसका सामान्यतः उपयोग किस में किया जाता था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विशाल स्नानागार का प्रयोग विशेष अनुष्ठेय जो स्नान के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ किस स्थल को कहा गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेलुआ किसे कहा जाता है? तो देखो इसमें मेलुआ में है आ रहा है, तो ये जो है शब्द है ये हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। तो मेलुआ किसे कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र। और मेलुआ को नाविकों का देश कहा जाता था। तो मेलुआ को क्या कहा गया है? नाविकों का देश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाविकों का देश कौन सा था? मेलुआ। और ये मेलुआ है का हड़प्पा को ही मेलुआ कहा गया है मेसोपोटामिया के लेखों में। इसी लेख में हाजा पक्षी का भी वर्णन है। और हाजा पक्षी कौन सा पक्षी होता था? मोर। तो ये हाजा पक्षी हड़प्पा क्षेत्र से संबंधित बताया गया है। और हाजा पक्षी किसको कहा गया है? मोर को। तो ध्यान रखना, हाजा पक्षी मोर है। और इसी मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ के अलावा दिलमुल शब्द का भी प्रयोग हुआ है। और ये दिलमुल किसको कहा गया है? ये बहरीन द्वीप को। तो बहरीन द्वीप के लिए दिलमुल शब्द का प्रयोग किया गया है। और मकान शब्द का भी प्रयोग मिलेगा। और मकान किसको कहा गया है? ये ओमान को। तो मकान शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग हुआ है? ओमान। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नाविकों का देश किसको कहा गया है? मेलुआ को। या मेलुआ कौन सा क्षेत्र है? हड़प्पाई क्षेत्र। मेसोपोटामिया के लेखों में हाजा पक्षी किसको बताया गया है? तो वो मोर है। और दिलमुल किसको बताया गया था? बहरीन को। और मकान किसको बताया गया? ओमान को। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिलमुल के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन अभी अपन देख चुके हैं। तो दिलमुल के नाम से कौन सा क्षेत्र था? वो था बहरीन। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन विशेषज्ञ होते हैं। तो प्राचीन वनस्पति के जो अध्ययन विशेषज्ञ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर इसी में प्राचीन, यानी प्राचीन को कहेंगे पूरा। और वनस्पतिक इसका हो जाएगा, वनस्पति के अध्ययन वाला कहलाएगा वनस्पतिज्ञ। तो इसका आंसर होगा पूरा वनस्पतिज्ञ। तो ये प्राचीन वनस्पति के अध्ययन करने वाले को पूर्वा वनस्पतिज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्हों की संख्या मिली है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह, कितने? 26 चिन्ह मिले थे और ये धोलावीरा से खोजा गया था। नेक्स्ट है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता की जो घोषणा की थी वो किसने की है? जॉन मार्शल ने। ये इसका याद करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता की खोज की सबसे पहले घोषणा जॉन मार्शल ने की थी। और ये खोज कब घोषणा की थी? 1924 में। तो 1924 में ये घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई तांबा और सोना कहाँ से मंगवाते थे? तो इसका आंसर होगा, तांबा के लिए जो सबसे प्रमुख स्थान था वो था खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। और सोने के लिए ये दक्षिण भारत से सोना मंगवाते थे। और दक्षिण भारत में कहाँ? वो है कर्नाटक। तो दक्षिण भारत में कर्नाटक से सोना मंगवाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख से बनी हुई या शंख से वस्तुएं बनाने के लिए कौन से 2 प्रमुख केंद्र थे? तो एक केंद्र आपके मालूम है नागेश्वर। तो एक केंद्र है नागेश्वर जो आपके गुजरात में स्थित है। और दूसरा स्थान था बालाकोट।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शंख से बनी हुई वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। एक तो नागेश्वर जो गुजरात में है और बालाकोट जो पाकिस्तान में थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर के जनरल रहे किन्हीं दो पुराविदों के नाम लिखिए। तो एक तो है कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे और एक है व्हीलर। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित दो प्रमुख संरचनाओं के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मोस्ट है। मोहनजोदड़ो से जो दुर्ग थे, आपको मालूम है जो नगर थे दो भागों में बटे होते थे, एक तो दुर्ग जो उजला शहर था और एक था निचला शहर। तो इसी दुर्ग में जो दो प्रमुख संरचनाएं बनी हुई थी, एक तो है विशाल स्नानागार और एक था माल गोदाम या अन्नागार। तो जहाँ पर अन्न रखते थे, अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये दोनों कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई मोहर किससे बनाई जाती थी? तो ये क्वेश्चन सेलखड़ी पत्थर हम देख चुके हैं। हड़प्पा के किस स्थान में नहरों के अवशेष मिले हैं? तो नहरों के साक्ष्य अफगानिस्तान में स्थित सोर्तुबई से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नहरों के अवशेष जो मिले थे वो अफगानिस्तान में जो स्थान है सोर्तुबई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोर्तुबई कहाँ पर है? ये आपके अफगानिस्तान में है। और यहाँ से किसके अवशेष मिले हैं? नहरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल कितनी संख्या बताई गई है? तो हड़प्पाई लिपि में कुल कितने चिन्ह मिले हैं? तो 375 से लेकर 400 के बीच में हड़प्पाई लिपि वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंधु लिपि भी कहते हैं इसको। और ये लिपि यानी इसमें वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वर्णों का प्रयोग इस लिपि में नहीं है, इसमें केवल चिन्हों का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की जो घोषणा की थी सबसे पहले वो जॉन मार्शल ने 1924 में की है। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल ने। और कब दिया था? 1924 में। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल बने थे, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माना जाता है। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हो? ये क्वेश्चन भी हड़प्पा लिपि से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ये हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हो? तो ये हड़प्पा लिपि है, एक तो वर्णमालीय नहीं है, इसमें वर्णमाला यानी स्वर व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें लगभग 335 से 400 के बीच में चिन्ह है और लगभग संभवतः ये लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी और अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है। तो रहस्यमय लिपि किसे कहा जाता है? सिंधु लिपि को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। एडी का क्या तात्पर्य है? एडी का जो मुख्य तात्पर्य है ये लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पहले। हड़प्पाई पूर्व की बस्तियों में क्या विशेषता थी? तो देखो, हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो पूर्व की जो बस्तियां थी उनकी विशेषता पूछी जा रही है। तो ये जो बस्तियां थी वो प्राय छोटी थी, क्योंकि ये ग्रामीण थी और छोटी थी और इनमें मृतवाण शैली प्रचलित थी। तो ये मृतवाण यानी मिट्टी के बर्तनों की शैली आधारित थी और इनकी बस्तियां छोटी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गृह स्थापत्य की वर्तमान संदर्भ में प्राचीनता सिद्ध कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन आ जाए गृह स्थापत्य, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे हड़प्पा हो, तो इसकी गृह स्थापत्य के बारे में क्या जानते हो? तो इसमें जो मकान होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मकान बनाते थे वो पक्की ईंटों के बनाते थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। सेकेंड विशेषता थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो आवासीय भवन थे उनमें मुख्यतः एक का आंगन पर केंद्रित थे, यानी मकान के मध्य एक आंगन अवश्य रहता था और चारों ओर कमरे बने होते थे। तो पहला पॉइंट हो गया, पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे और ये मकान मुख्यतः किस पर आधारित थे? एक आंगन पर केंद्रित थे और चारों तरफ कमरे बने हुए थे। तीसरा पॉइंट है कि आवास के मुख्य द्वार में आंतरिक भाग अथवा आंगन सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता था। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श बना एक स्नानागार होता था, यानी प्रत्येक मकान में क्या होता था? एक स्नानागार। और ये स्नानागार किससे बने होते थे? ईंटों के फर्श से बना हुआ, जिनकी नालियाँ दीवार के जरिए जो सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। तो इस विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो ये आपके मोहनजोदड़ो से खोजा गया। पांचवा पॉइंट है, कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। कई आवासों में कुएं भी बने होते थे। तो अधिकांश आवासों में क्या मिले हैं? कुएं मिले हैं और सब लगभग 700 से कुएं मिले हैं, वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से लगभग कितने कुएं मिले थे? 700। मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनके बनाने के लिए जो आपको मैंने प्रमुख स्थान बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता में चौंदड़ो मनके बनाने के लिए प्रमुख था। और ये मनके किस प्रकार बनाए जाते थे? पत्थर के और धातु, पत्थर और धातु जो विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती थी। सुंदर लाल रंग का जो पत्थर होता था उसको कॉर्नियल कहा जाता था। जो प्रमुख होता था मनके बनाने में, जहाँ जेस्पर, स्फटिक, सेलखड़ी तथा चूना पत्थर, क्वार्टर जैसे पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है मनके बनाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनके बनाना और केंद्र कहाँ पर था? चौंदड़ो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन विनाश के क्या कारण थे?
तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पतन हुआ, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो किस प्रकार हुआ था, इसके अलग अलग पुराविदों ने अलग अलग कारण बताया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। तो पहला कारण है आर्यों के आक्रमण। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या बताया गया है, आर्यों का आक्रमण, कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आर्यों का आक्रमण। सेकंड पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तीसरा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का तीसरा पॉइंट है कि यहाँ अनेक नदियाँ विद्यमान थी जो निरंतर बाढ़ आते रहने के कारण यहाँ के लोग धीरे धीरे पलायन कर गए, यानी बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ भी बताया गया है। तो नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट जो कारण है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई के कारण भी भूमि नमी की मात्रा कम हो गई, इस सभ्यता का पतन का कारण बनी। तो वनों की कटाई भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बताया गया है। नदियों के धाराओं के परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में रेगिस्तान का प्रसार हुआ, यानी नदियों ने अपने मार्ग परिवर्तन कर लिया। नदियों द्वारा अपना मार्ग परिवर्तन करने के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और बाढ़ और महामारी जैसी इस सभ्यता के पतन का कारण बनी। तो बाढ़ है या महामारी जैसे मलेरिया जैसी नामक बीमारी और भूकंप ऐसे इस सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण बनी। की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। नगर नियोजन पर आधारित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और एक नगरीय सभ्यता होने के कारण यहाँ नगर नियोजन कैसा था इस पर आधारित ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, बोर्ड के एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ के जो नगर होते थे वो व्यवस्थित सड़कों से जुड़े हुए थे, गलियाँ भी बनी हुई थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के मोड़ पर दीवारों में गोलाई दी गई थी और जो सड़कें होती थी वो कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। नियोजन जल निस्तारण व्यवस्था भी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। तो ये याद रखना है, जल निस्तारण व्यवस्था, यानी यहाँ सड़कें और गलियाँ लगभग ग्रिड पद्धति पर आधारित थी और एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। प्रत्येक घर में गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ बनी होती थी और लकड़ी की नालियों वाला एकमात्र स्थान कालीबंगा था। जो सड़कें इन नालियों से मिलती थी, सड़क की नालियाँ सड़क के दोनों ओर बनाई जाती थी। तो नेक्स्ट है व्यवस्थित आवासीय भवन। इनका जो व्यवस्थित आवासीय भवन यानी जो भवन थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे और प्रत्येक मकान में स्नानागार, आंगन और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, शौचालय, रसोईघर, दरवाजे सभी इन मकानों की विशेषता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों का निर्वाह के क्या तरीके थे। तो ये क्वेश्चन भी निर्वाह से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो निर्वाह के क्या तरीके थे, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वाह के तरीकों में हड़प्पाई लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादक यानी पेड़ पौधों से पर आधारित उत्पाद और जानवरों से प्राप्त मांस का सेवन करते थे। वे मछली का भी सेवन करते थे। इसके अलावा गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल, अनाज आदि का सेवन करते थे। वे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर का मांस का सेवन भी करते थे। जंगली जानवरों में वराह, सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियों, जो घड़ियाल होता है उसकी हड्डियों को मिलने से ज्ञात होता है कि हड़प्पावासी इन जानवरों का मांस भी खाते थे। सेकेंड लेसन है राजा, किसान और नगर, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र, जो मौर्य वंश की राजधानी भी थी। पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र ये मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज ने सबसे पहले ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपियों को पढ़ा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था। तो इसका आंसर है चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, गुरु था चाणक्य, और इसी ने ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और मौर्य वंश की जानकारी देती है। तो संस्कृत भाषा में मौर्य वंश की जानकारी देती है वो कौन सी पुस्तक है, अर्थशास्त्र, और किसने लिखी है, चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के लिए देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग हुआ है। तो देवनाम प्रिय की उपाधि किस शासक से संबंधित है। तो वह है सम्राट अशोक। मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। तो वह अभिलेख है प्राकृत अभिलेख, क्योंकि प्राकृत तो उस समय जनसाधारण भाषा थी, तो इन राजाओं ने जनसाधारण लोगों को संदेश देने के लिए प्राकृत अभिलेख लिखवाए। तो ये प्राकृत अभिलेखों से इन राजाओं की जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के प्रचार के लिए नामक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में धम्म नीति का प्रचार किया था, तो इसके लिए अशोक ने कौन से अधिकारी को नियुक्त किया था। तो वो था धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र नामक जो अधिकारी को किसने नियुक्त किया था, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना के राजकवि यानी किसके राजकवि थे और उसका नाम क्या था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। किसके राजकवि थे,
समुद्रगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त के राज दरबार में रहते थे और उनका नाम था हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। और कौन सी भाषा में लिखी है? तो आपको याद रखना है, ये भी संस्कृत भाषा में लिखी है, जिसमें गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? तो अभी ये क्वेश्चन हम देखें तो ये प्राचीनतम अभिलेख प्रारंभ में प्राकृत भाषा में लिखे होते थे। तो इसका आंसर याद रखना है, प्राचीनतम अभिलेख कौन सी भाषा में होते थे? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस वंश के राजाओं ने चलाए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कब और किस वंश के राजाओं ने चलाए थे? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये कुषाण वंश के राजाओं ने चलाए थे। तो कुषाण वंश के राजाओं ने सबसे पहले सिक्के चलाए। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, अभिलेख क्या है? तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु अथवा मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। तो अभिलेख, जो प्रारंभ में अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए दो प्रमुख स्रोत बताइए। तो मौर्य वंश की जो जानकारी, साम्राज्य की जानकारी में एक तो है मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगस्थनीज। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला कौन था? मेगस्थनीज। तो ये मौर्य वंश की जानकारी देती है इंडिका। और एक है कौटिल्य अर्थात चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र। तो इन पुस्तकों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व समझाइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसके जो रचयिता थे वो समुद्रगुप्त के दरबार के राज दरबारी थे हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक समुद्रगुप्त की विजयों व उनकी चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति के बारे में आप क्या जानते हो? तो मनुस्मृति का भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मनुस्मृति प्रारंभिक भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो मनुस्मृति भी कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और इस ग्रंथ की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति। और इसी मनुस्मृति में लगभग 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है। तो 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है, जिनमें 4 मान्य विवाह माने गए हैं और 4 अमान्य विवाह माने गए थे। चांडालों के करते हुए की सूची भी मनुस्मृति में मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले किन सिक्कों का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो महाजनपद काल का उद्भव काल माना जाता है, उस समय चांदी और तांबे के आहत सिक्कों का प्रयोग किया गया था। तो आहत सिक्के किसके बने होते थे? चांदी और तांबे के, जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था और किस शख्स राजा ने इसकी मरम्मत करवाई? तो सुदर्शन झील गुजरात में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील कहाँ पर है? गुजरात में है। और इस झील का निर्माण मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके एक राज्यपाल थे, उसके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया और शक शासक रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत का कार्य करवाया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुदर्शन झील। हर्ष चरित्र के बारे में आप क्या जानते हो? तो हर्ष चरित्र ये बाणभट्ट द्वारा लिखित रचना है। तो हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और ये बाणभट्ट किसका राजकवि था? हर्षवर्धन। कन्नौज, जो कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में कन्नौज। तो कन्नौज के जो शासक थे हर्षवर्धन, और इसी की जो जीवनी है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेख किन 2 लिपियों में पाए गए हैं? तो सम्राट अशोक के अभिलेख जो मुख्य रूप से 2 लिपि का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं। और इन लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़े गए सबसे पहले। फिर नेक्स्ट है, उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर कृष्ण जो मार्जित पात्र क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो हड़प्पा शहरों में छोड़कर जो किलेबंद शहर थे जहाँ पर विशेष पुरावेश प्राप्त हुए हैं, उनमें उत्कृष्ट श्रेणी के जो मिट्टी से कटोरे और थालियाँ सम्मिलित हैं, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ाई जाती थी, इन्हीं पात्रों को उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया है। तो एक प्रकार से मिट्टी से बने हुए कटोरे मृदमान होते थे जो चमकदार कलाई चढ़ी होती थी। तो ऐसे पात्रों को उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो प्रियदर्शी से अभिप्राय है कि देखने में सुंदर। और देखने में सुंदर, प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? देखने में सुंदर। और ये शब्द प्रियदर्शी किसके लिए प्रयोग हुआ है? सम्राट अशोक। तो प्रियदर्शी के नाम से कौन सा राजा था? सम्राट अशोक। और प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? देखने में सुंदर। मगध महाजनपद में सबसे शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? ये एग्जाम में अर्धवार्ष एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। और यह शक्तिशाली क्यों बना? क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहे की खानी थी, जिनका प्रयोग ये लोहे अस्त्र बनाने में करते थे। और मगध तीनों ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और यहाँ जो नदी, गंगा व सोन नदियों के किनारे स्थित थी और जो जल परिवहन के रूप में भी जाना गया है। यहाँ प्रचुर मात्रा में जंगली हाथी पाए जाते थे। तो और यहाँ के राजाओं की कुशल नीतियाँ, इन्हीं वजह से मगध शक्तिशाली बना था। फिर है प्रभावती गुप्ता, कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभावती गुप्ता जो थी वो गुप्त वंश से संबंधित है और चंद्रगुप्त
द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इन्होंने ही पहली बार भूमिदान किया था। तो इन्होंने भूमिदान की थी, इन्होंने प्रभावती गुप्त, और किसकी पुत्री है? चंद्रगुप्त सेकंड की। अधिकांश महाजनपदों तथा गण और संघ राज्यों में कौन शासन करता था? तो ये जो शासन होते थे गण और संघ, इनमें विशेष जो अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता था, लेकिन जो गण और संघ जो महाजनपद होते थे वहाँ पर एक से अधिक लोगों का समूह का शासन होता था, यानी लोगों का समूह मिलकर शासन करता था, जिसको ओलिगार्की भी कहा गया है। तो ओलिगार्की क्या है, तो ये याद करना है। ओलिगार्की लोगों का समूह के रूप में शासन करना ओलिगार्की कहलाता है। प्रियाग प्रशस्ति, तो प्रियाग प्रशस्ति मैंने बताया आपको किसने लिखी है? हरिसेन। तो प्रियाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखित है, और हरिसेन किसके राज दरबारी थे? समुद्रगुप्त के। और इसमें समुद्रगुप्त के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किस प्रकार किया है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से देवताओं का बारे में इसने बताया कि वे देवताओं में कुबेर, यानी देवताओं में कुबेर धन देव की तरह, वरुण समुद्र देव की तरह, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु के देव के तुल्य बताया गया है इसी प्रियाग प्रशस्ति में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट है अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो अशोक के धम्म के सिद्धांत, जैसे मैंने बताया कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में धम्म नीति का पालन किया था, और इसी धम्म नीति के लिए उसने धम्मपात्र नामक अधिकारी को नियुक्त किया। तो इनकी जो धम्म नीति प्रजा के नैतिक उत्थान से संबंधित है कि वो चाहते थे कि प्रजा का नैतिक उत्थान हो, इसलिए उसने आचारों की संहिता प्रस्तुत की, इसी अभिलेखों में अंकित करवाया। तो अशोक के जो धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे, सबसे पहले बड़ों का आदर करना, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना, अपने सेवकों दासों के प्रति उदार व्यवहार करना, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना, अहिंसा, सभी जीव प्राणियों के प्रति मानवीय व्यवहार करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सदाचारी जीवन जीना, दूसरों के प्रति दया भाव रखना, सत्य बोलना, पशु बलि की निंदा करना, अनुशासन और शिष्टाचार, और धार्मिक सहिष्णुता एवं धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान प्रकट करना। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के, जिसमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, सोनगिरी, और ये होयसल नहीं था, इसकी जगह तोसली मौर्य साम्राज्य का 5 प्रमुख केंद्रों में था। और सबसे मुख्य केंद्र वो था पाटलिपुत्र, क्योंकि ये मौर्य वंश की राजधानी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम बताइए। तो आपको याद करना है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सोनगिरी, और इनमें मुख्य केंद्र कौन सा था? वो था पाटलिपुत्र। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड लेसन है बंधुत्व जाति और वर्ग, और इसका पहला क्वेश्चन है पितृवंशिता में पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है। तो इसका आंसर है कन्यादान। तो पितृवंशिता में पिता का सबसे धार्मिक कर्तव्य होता था कन्यादान करना। महाभारत की मूल भाषा, यानी महाभारत की मूल भाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत में महाभारत लिखी गई है। और महाभारत की जो मूल कथा के रचयिता थे वो कौन थे? भाटसारथी। तो महाभारत की मूल कथा के रचयिता पूछे तो आपको याद रखना है भाटसारथी ने महाभारत की मूल कथा लिखी है, जिन्हें सूत भी कहा गया है। और वेदव्यास ने फिर बाद में इसका संकलन किया, इसलिए वेदव्यास भी महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। तो महाभारत के रचयिता कैसे पूछे तो वेदव्यास, और महाभारत की मूल कथा के रचयिता पूछे तब करना आपको भाटसारथी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण ये B.S. सुक्तांकर के द्वारा 1919 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकार बताए गए थे? तो इसका आंसर है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो इसमें है 1 लाख से अधिक। तो वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख से अधिक श्लोक है। तो ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान से महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। तो महाभारत का जो उपदेशात्मक अंश है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो है भागवत गीता। तो भागवत गीता को ही महाभारत का उपदेशात्मक भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अधिकतर राजवंश प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो महाजनपद काल की उत्पत्ति काल माना जाता है, और यहाँ जो अधिकतर राजवंश थे वो पितृवंशिता पर आधारित थे। तो पितृवंशिता पर आधारित याद रखना है। पितृवंशिता पिता के बाद माता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद में पुत्र का शासन होता था, पितृवंशिता पर आधारित थे। नेक्स्ट है कौन चांडालों के कर्तव्य की सूची किसमें मिलती है? तो चांडालों की कर्तव्य की सूची है वो मनुस्मृति में मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति में ही चांडालों के कर्तव्य की सूची का वर्णन है। नेक्स्ट है गोत्र से बाहर विवाह करना क्या कहलाता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। गोत्र के बाहर, तो बाहर से ही होता है वही, क्या होता है? वही और विवाह। तो वही विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करना वही विवाह कहलाता है। राजवंश में माताओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता है। तो ऐसा कौन सा राजवंश है जो अपनी माताओं का नाम लिखा करता था? वो था सातवाहन वंश। तो सातवंश के जो राजा अपनी माताओं के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्वेश्चन अभी देख चुके हैं। इसका आंसर है B.S. सुक्तांकर के द्वारा। और कब किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल व जाति में क्या अंतर है?
तो कुल और जाति में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। तो कुल संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता था, और जबकि जाति शब्द का प्रयोग बांधव, जिसमें सगे संबंधी एक बड़े समूह के लिए होता था। तो परिवार के लिए तो कुल शब्द का प्रयोग होता था, और जो बांधव है, सगे संबंधी है, एक बड़ा समूह होता था, उसके लिए जाति शब्द का प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है। इसे सिद्ध करने के लिए किस मंत्र को उद्धृत करते थे? तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 4, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो ये सब जानकारी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र से मिलती है। पुरुष सूक्त में इस मंत्र का उल्लेख है और ब्रह्मा जी से उत्पन्न बताए गए। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में चांडालों के 2 कर्तव्यों को बताइए। तो चांडालों का जो जैसे मृतकों की अंत्येष्टि करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृतकों की अंत्येष्टि करना ये चांडालों की कर्तव्य था, और एक जल्लाद के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है, किस सातवां शासक ने अपने को अनूठा, ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताने वाला कौन था? ये बताने वाला जो राजा था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख शासक था, जिसने अपने आप को अनूठा, ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। तो ये ब्राह्मण वर्ण से संबंधित थे और क्षत्रियों का हनन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्त कौन थे? तो सुक्त कौन थे, ये भी क्वेश्चन है। तो जो महाभारत की मूल जो रचयिता थे वो भाट सारथी थे, और इन्हें भाट सारथी को सुक्त भी कहा गया है। जो सारथी होते थे वो सुक्त कहलाते थे। धर्मशास्त्र में ग्रंथों में से क्या अभिप्राय है? तो धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है वो 500 ईसा पूर्व में जो ब्राह्मणों ने जो समाज के विस्तृत आचार संहिताओं का वर्णन किया है, जिसमें इन नियमों का संकलन है और संस्कृत ग्रंथों में किया गया है, इन्हें ही धर्मशास्त्र या धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति का संकलन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 मुख्य भागों में बांटा गया? शीर्षक है, एक तो आख्यान जो कहानियों का संग्रह है, एक उपदेशात्मक भाग जिसमें सामाजिक आचार विचार एवं मानदंडों का उल्लेख है, और यही उपदेशात्मक भाग है जिसमें भगवत गीता का भी वर्णन है। तो भगवत गीता महाभारत के कौन से भाग का भाग है? तो उपदेशात्मक भाग है भगवत गीता, और कहानियों का संग्रह जिसमें पांडव और कौरव जो कुरुवंश से संबंधित थे, दोनों पांडव और कौरव कुरुवंश से संबंधित थे, और राज्य सत्ता के लिए इनका संघर्ष का वर्णन मिलता है। अंतर्विवाह बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अंतर्विवाह बहिर्विवाह क्या है? और अंतर्विवाह का अर्थ है कि अपनी ही जो जाति, एक ही गोत्र, कुल जाति तथा एक ही स्थान पर बसने वाला का अंतर्विवाह पद्धति कहा जाता है, और गोत्र से बाहर विवाह करना ये बहिर्विवाह। धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्रों में चारों वर्णों के आदर्श जीविका से संबंधित नियमों को बताइए। यानी जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनके आदर्श जीविका से संबंधित क्या नियम थे वो आपको याद रखना है। तो सबसे उच्च वर्ण माना गया है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का कार्य होता था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना या करवाना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मणों के कार्य होते थे। क्षत्रियों के कार्य युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये क्षत्रियों का कार्य था। और वैश्यों का कार्य जो था मुख्य रूप से कृषि, गोपालन करना, व्यापारीकरण करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, और शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो इस प्रकार से 4 वर्ण आपको याद करने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनकी आदर्श जीविका के ये नियम आपको देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को देवीय व्यवस्था क्यों बताया गया है? ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के जो मंत्र के अनुसार बताया गया है कि इन 4 वर्णों की उत्पत्ति आदि मानव पुरुष से हुई है, और आदि मानव पुरुष के जो मुख से पैदा हुए थे वो ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार इनको एक देवीय उत्पत्ति के अनुसार बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के या स्त्रियों के धन अर्जित करने के तरीके कौन कौन से बताए गए हैं मनुस्मृति में? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष और स्त्रियों के धन अर्जित करने के जो तरीकों का उल्लेख है, पुरुषों के द्वारा धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। पुरुषों के द्वारा धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं? 7। कौन कौन से? विरासत के रूप में, खरीद कर, या विजय के द्वारा जीत कर, निवेश द्वारा, कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके, या खोज द्वारा। तो इस प्रकार पुरुष धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं? 7 प्रकार के हैं, और 7 आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। जबकि मनुस्मृति में स्त्रियों के धन अर्जित करने के जो मुख्य तरीके हैं वो कितने बताए गए हैं? 6 तरीके हैं। तो स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं? 6, और पुरुषों के लिए कितने थे? 7। और 7 कौन कौन से हैं वो आपको देखना है, और स्त्रियों के 6 तरीके कौन कौन से हैं वो आपको याद करना है। सबसे पहले है वैवाहिक अग्नि के समक्ष मिली हुई भेंट। विवाह के समय जो अग्नि के समक्ष मिलती है भेंट, वो वधु गमनागमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में मिली भेंट, माता पिता द्वारा उपहार, परिवर्तित काल में मिली भेंट, और वह सब कुछ जो उसने अपने अनुरागी पति से प्राप्त किया हो। तो ये सभी स्त्रियों को 6 प्रकार से धन अर्जित करने के तरीके की जानकारी देते हैं।
महाभारत में समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने प्रक्रिया में कौन सी दो विशेष बातें उभर कर सामने आई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समालोचनात्मक संस्करण जो वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में 1919 में हुआ था, और यहाँ जो दो विशेष बातें ये थी कि सबसे पहले संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता पाई गई, यानी संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में क्या पाई गई? समानता। यानी संपूर्ण जब उपमहाद्वीप में आपके उत्तर में कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, सभी पांडुलिपियों में समानता दिखाई दी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी, और दूसरी विशेषता यह थी कि अनेक क्षेत्रीय प्रभेदों को उभर कर सामने लाया गया। तो अनेक क्षेत्रीय प्रभेद थे वो भी उभर कर सामने आए, जैसे विद्वानों ने टिप्पणियों और परिदर्शकों के रूप में इन विभेदों का संकलन किया, और लगभग 13,000 पृष्ठों में समालोचनात्मक संस्करण में आधे से अधिक पृष्ठों में इन विभेदों को विवरण किया है। तो अनेक क्षेत्रीय विभेदों का उभर कर सामने आना।